हेलो, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ओनली स्टेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम संविधान या प्रस्तावना या जो भी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और संविधान को जितना आसान तरीके से समझा जा सकता है उतनी आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे। और संविधान का लेवल क्या होगा, किन एग्जामों के लिए संविधान ही सुटेबल होगा, तो जिन एग्जामों में संविधान आता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, आप एक टॉपिक करके देखिए, उस टॉपिक के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व हो जाएंगे। ये पॉलिटी स्पेशल क्लास होगी, पेड क्लासेस नहीं है। ऑफलाइन में तो चलो पेड रहता है, अभी ऑनलाइन है तो ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और बिल्कुल आपका जीरो से हीरो के लिए और ले चलेंगे, यानी जीरो से, यानी कांस्टेबल से लेके और आपका यूपीएससी प्री तक इसको कवर करेगा। और आप देखेंगे एक चैप्टर के बाद कि कितना मजा आने वाला है संविधान और पॉलिटी में। आप लोग जानते होंगे कि संविधान और यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक ही है, नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। हम दोनों को मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने संविधान पढ़ा होगा, पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी। आज हम क्या दोनों पढ़ने वाले, किस तरह से। अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान। अगर संविधान की हम परिभाषा की बात करें, संविधान क्या है, तो संविधान उन प्रावधानों को या प्रावधानों का संकलन है जिससे कोई भी देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। यानी संविधान क्या है, उन प्रावधानों का संकलन है जिससे किसी भी देश की शासन प्रणाली या किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर से देखा जाए, जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 17 में क्या कहता है। आर्टिकल 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत किसमें कहता है, आर्टिकल 17 में। तो ये तो हो गया हमारा संविधान। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम राज व्यवस्था की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, आर्टिकल 17 में क्या कहते हैं, आर्टिकल 17 में होता है अस्पृश्यता का अंत होता है ना। तो इसमें क्या प्रावधान होगा, अस्पृश्यता क्या है, इसमें ये होगा राज व्यवस्था में। अस्पृश्यता का अगर बोल सकते हैं, अस्पृश्यता या छुआछूत का जब आरोप लगेगा तो दंड का प्रावधान क्या होगा, दंड का प्रावधान क्या होगा। और संसद ने इसके ऊपर क्या क्या कानून बनाए, संसद ने क्या क्या कानून बनाए हैं, और न्यायालय ने क्या क्या कानून बनाए हैं, न्यायालय ने क्या क्या कानून बनाए हैं। और जैसे आपने याद, संविधान लागू करने के क्रम में, जैसे संविधान हम लागू कर रहे हैं या कोई सा संविधान संशोधन कर रहे हैं, उसी के दौरान जो वाद विवाद होते हैं, संविधान संशोधन करने के बाद जो अप्लाई किया जाता है और उसके बाद में जो वाद विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, राज व्यवस्था, यानी व्यवहारिक रूप है। संविधान किसे बोलते हैं, जिससे किसी भी देश का शासन प्रणाली चलाई जाती है, उसे संविधान कहते हैं। तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। ये संविधान की परिभाषा हो गई। और ये संविधान, राज व्यवस्था क्या है, संविधान का ही तो व्यवहारिक रूप है। यानी ये अस्पृश्यता के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि दंड क्या होगा, अस्पृश्यता है क्या, यानी छुआछूत है क्या, छुआछूत के दौरान दंड क्या दिया जाएगा। और इसने कानून, संसद ने क्या क्या बनाया इसके ऊपर, और न्यायालय ने इसके ऊपर क्या क्या कानून बनाए, ये हो गया एग्जाम्पल। तो आप समझ गए होंगे।
संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान है किसी भी देश का शासन प्रणाली चलाने के लिए। राज्य व्यवस्था क्या है? उसका व्यवहारिक रूप, यानी जो संविधान लागू करते हैं तो उसके बीच में जो अड़चने आती हैं, वाद विवाद, वो भी अभी आएगा आगे और भी, तो इसे नोट कर लेना। चलिए, उसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि संविधान में क्या क्या पढ़ना होता है, संविधान क्या क्या पढ़ते हैं संविधान में, तो संविधान में क्या क्या पढ़ना होगा हम उसके बारे में एक नज़र उसको भी देखते हैं, एक नज़र उसको भी देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या हमारा, ये संविधान है, ध्यान समझना, ये क्या है हमारा? संविधान है। और इसके भीतर, संविधान के भीतर ये परत, यानी परत में संविधान के भीतर ही क्या है? भाग है। क्या है? भाग है। 22 भाग। जब आप संविधान लागू हुआ था तो 22 भाग थे, वर्तमान में 25 है। कितने वर्तमान में? 25 भाग हैं। उसके बाद भाग के बाद क्या आता है बीच में? तो अध्याय, अध्याय होते हैं। और अध्याय के बाद क्या आता है? अनुच्छेद पढ़ते हैं, आर्टिकल। वर्तमान में 450 से प्लस है, 470 से प्लस है। अनुच्छेद के बाद या अनुच्छेद के भीतर क्या होते हैं? अनुच्छेद के भीतर होते हैं खंड, इसे बोलते हैं क्लॉज। और खंड के भीतर क्या होता है? तो खंड के भीतर होते हैं उपखंड। क्या होते हैं? उपखंड, जिन्हें सब क्लॉज बोला जाता है। सब क्लॉज बोला जाता है, यानी संविधान के ही अंदर होते हैं भाग, भाग के अंदर होते हैं अध्याय, अध्याय के अंदर ही आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के अंदर होते हैं खंड, और खंड के नीचे होते हैं उपखंड। जैसे संविधान जानते भाग बोल रहे, भाग एक, भाग एक में क्या कहा गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। समझते रहे ना। अध्याय की बात करें तो आपने देखा होगा भाग 5 में अध्याय है, जैसे राष्ट्रपति है, ये भी अध्याय के अंतर्गत आता है, उपराष्ट्रपति है, ये भी अध्याय है। और भाग में ये कहा गया है कि राज्य संघ सरकार, भाग 5 संघ सरकार के बारे में। अनुच्छेद क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल 17 ही मान लेते हैं, आर्टिकल 17। सब क्लॉज क्या होते हैं? जैसे आर्टिकल 17 क्लॉज 1। सब क्लॉज क्या होता है? जैसे आर्टिकल 17 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, ये सब क्लॉज 1। इस तरह से इसके खंडों में विभक्त किया गया है संविधान को। और यही है आपका, जितनी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं ये आप नोट कर लेना, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना के बारे में। देखिए, प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार दर्शाता है, या संविधान की आदर्श आकांक्षाओं या संविधान की झलक दिखलाता है। कौन? प्रस्तावना। तो टॉपिक है हमारा प्रस्तावना या प्रेम्बल। प्रेम्बल या प्रस्तावना टॉपिक है हमारा। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें, यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या है इसकी, तो परिभाषा में लिख सकते हैं संविधान के सार, ये इसको बोल सकते हैं झलक, सार और आदर्शों को दर्शाता है। और दूसरा अगर हम बोल सकते हैं आकांक्षाओं, आकांक्षाओं और शासन प्रणाली के बारे में भी दर्शाता है। तो प्रेम्बल है क्या? प्रेम्बल हमारे
संविधान की झलक यानी संविधान में क्या क्या उल्लेखित है ये प्रेम्बल में दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा, स्टार्ट होती है प्रेम्बल, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष एक लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, यानी उसके अंतर्गत जितने मूल ढांचे के जो शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए प्रेम्बल की, अगर क्या है प्रेम्बल आपसे कोई पूछे तो आप कैसा संविधान की एक झलक दिखलाता है और सार आदर्श और महत्वाकांक्षाओं की चीजों को ये उल्लेख करता है। अगर बात करते हैं इसी को, अगर देखा जाए स्रोत की बात करें, अगर प्रेम्बल का स्रोत कहां से आया प्रेम्बल, तो स्रोत अगर बात करें तो यूएसए से, स्रोत यानी यूएसए से लिया गया है प्रेम्बल। और प्रेम्बल की जो भाषा है किससे मैच होती है, किस देश की प्रेम्बल के साथ मैच होती है, तो ऑस्ट्रेलिया। यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसका आधार क्या है, ध्यान से समझना, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार यानी प्रेम्बल ली कहां से गया है, शब्द कहां से लिया गया है, तो आपने याद होगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था कब, 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। किसने किया, तो याद रखना जे.एल. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इसकी स्वीकृति कब दी गई थी, तो याद रखना 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत किया गया, यानी इसे अपनाया गया। और इसी को मोडिफाइड करके उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को मोडिफाइड करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रस्तावना में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रेम्बल में। ठीक है, प्रेम्बल। तो याद रखना प्रस्तावना कोई संविधान सभा में नहीं कहा गया कि प्रस्तावना होगी, लेकिन जे.एल. नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था इसी को मोडिफाइड, इसी में संशोधन करके आगे चल के यही क्या बन गई, प्रस्तावना बन गई। इसे नोट कर लेना। भाषा कहां से ली गई है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आधार हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब वो आप हेडिंग डालिएगा, अब हम देखते हैं, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय है हम अपने लोगों के पास में। चलिए, अगर प्रेम्बल को बांट के पढ़ा जाए तो बहुत ही आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे देखो, इसके बारे में हो गया कि ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इसमें कई केस हुए हैं, केशवानंद बनाम भारत संघ, बेरुवाड़ी, गोलकनाथ और बॉम्बई केस, ये सब बताएंगे हम आपको। और दूसरा अगर हम बात करें दूसरी, तो राज व्यवस्था की प्रकृति, राज व्यवस्था की प्रकृति। तीसरे में बांट के देखें तो संविधान का उद्देश्य क्या क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या न्याय है और क्या क्या है। और चौथा पढ़ेंगे हम संविधान के महत्व, प्रस्तावना का क्या क्या महत्व है, या बोल सकते प्रस्तावना का महत्व, ऐसे लिख सकते हैं प्रस्तावना का महत्व। यानी हमने स्रोत को देखा, अब हम देखेंगे ये वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ये एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। अगर मैं पूरा ऐसे लिखा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम क्या है, प्रस्तावना को फांट के पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सब यहाँ से हल हो जाएंगे आपके। चलिए, तो यहाँ पे हेडिंग डाली हुई, यानी ये बना लिया होगा, तो इसी में देखते हैं हम। चलो बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये है क्या, ध्यान से समझना। अगर बात करें प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर एक केस आया था, री
बेरुबाड़ी केस, ये आया था 1960 ईस्वी में केस आया। तो इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये किसमें कहा गया था? ये कहा गया था बेरुबाड़ी केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके जस्ट 13 वर्षों के बाद एक दूसरा केस आता है, इसका नाम है केशवानंद बनाम भारत संघ। ये केरल का केस था, केरल से, और ये बात है 1973 की। इसमें क्या कहा गया था? ये दूसरा केस है। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ध्यान समझना, अंग है, लेकिन अंग है और संशोधन कर सकते हैं इसमें। जब अंग है तो इसने कहा अंग है और प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकते हैं, यानी प्रेमबल में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान समझना, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, मूल ढांचे में नहीं। अब भाई ये मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे का मतलब है, मूल ढांचे क्लियर कौन करेगा? ये न्यायालय क्लियर करेगा कि ये मूल ढांचा है। जैसे अखंडता एक मूल ढांचा है, एकता मूल ढांचा है, स्वतंत्रता मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्ष मूल ढांचा है, समाजवाद मूल ढांचा है। यानी इन शब्दों में संशोधन नहीं होगा, ऐसा समझो आप। बाकी हो जाएगा, लेकिन जो मूल ढांचा जो न्यायालय क्लियर कर दे मूल ढांचा, उसमें संशोधन नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। और अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। कब हुआ? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से? एक तो हमारा समाजवाद जोड़ा गया है, दूसरा है हमारा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। यानी ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। और ये केशवानंद बनाम भारत संघ आया, इसके बाद तो जोड़े गए। इन्होंने ये कहा प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं करेंगे। और इन्होंने ही कहा पहली बार कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो क्वेश्चन आता है, किसने कहा था पहली बार कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद बनाम भारत संघ, केरल के थे। कब हुआ संशोधन? ये आप याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। और हाँ, 2-3 चीजें और, अगर यहीं पे मैं लिख देता हूं, नोट करके आप लिखना है इसके आगे। आपसे कहा जाएगा कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या वाद योग्य है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, यानी चुनौती कोई नहीं दे सकता। वाद योग्य भी नहीं है और ना ही बाध्यकारी है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बाध्यकारी भी नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार है, ऐसा समझो मौलिक अधिकार हमारे लिए बाध्यकारी है, परिवर्तनीय है और बाध्य योग्य है। लेकिन अगर प्रस्तावना में कोई भी शब्द ऐसा लिखा है तो उसके लिए हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। मूल अधिकार के लिए दे सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में कोई ऐसा शब्द है जो हमारा शोषण हो रहा है उसके द्वारा, तो हम वो क्या करेंगे? प्रस्तावना में कोर्ट में हम उसे नहीं जा सकते, यानी कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते। चलिए, तो ये नोट कर लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शॉट्स वगैरह लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट।
चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट केस आएगा, इसके बाद केस बनाम भारत संघ। उसके बाद तीसरा केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये पहले आया था उससे 1967 में। ये गोलकनाथ केस 1967 में आया, ये तीसरा केस है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था प्रस्तावना, इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। क्या कहा था? मूल आत्मा है। तो गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था? प्रस्तावना। क्वेश्चन ये आता मूल आत्मा किस केस में कहा गया था? तो गोलकनाथ केस में ये कहा गया था प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। उसके बाद बॉम्बई बनाम संघ केस आया था। चौथा केस कौन सा था? बॉम्बई बनाम केस। ये केस 1994 में आया था। इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया था? महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण भाग है, ये भी कह सकते हैं महत्वपूर्ण भाग है। यानी बॉम्बई बनाम केस 1994 में आया था। उसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान के लिए महत्वपूर्ण भाग है। तो ये केस जो आए हैं उसमें क्या क्या शब्द किए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है पीसीएस में, तो इसे याद होना चाहिए। और क्या है, उसके बाद आपको प्रस्तावना के बारे में और भी कुछ जानेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद ये केस होगा, 4 केस आए थे। किस पर? संविधान का अंग है या नहीं है, उस पर आए थे। उसके बाद प्रस्तावना में कुछ शब्द लिख लेना आप, जैसे संविधान की प्रस्तावना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में कोई दिक्कत है तो कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये हमारे लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये कभी आ जाता है मिलान करने को पीसीएस में और यूपीएससी प्री में। और नेक्स्ट है सरकार के उद्देश्यों का वर्णन करता है और हमारे संविधान में न्यायिक अर्थ देने का प्रावधान करता है। अर्थ देने का प्रावधान करता है। ओके, करता है। यानी मैंने कहा, और ये एक नोट करके पॉइंट लिखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका आईएएस 2020 में आया हुआ है। ये है कि प्रस्तावना पर विधिक प्रभाव होता है या नहीं। यानी प्रस्तावना पे हम विधि यानी कानून का प्रभाव नहीं है इस पर, यानी चुनौती हम इसे नहीं दे सकते। ठीक है, यानी इस पर विधिक प्रभाव नहीं होगा, कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा प्रस्तावना पे, जैसे मूल अधिकारों पे होता है, इस प्रस्तावना पे नहीं होगा। इसे नोट करके आप लिख लेना। उसके आगे बढ़ते स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरी हेडिंग थी आपकी राजव्यवस्था की प्रकृति। कैसी प्रकृति है राजव्यवस्था की, तो हम उसे देखते हैं। तो हेडिंग है राजव्यवस्था की प्रकृति, इसमें देखते हैं। तो इसमें किस तरह से जोड़ा गया, कुछ शब्द इसमें जोड़े गए हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवाद,
पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, एक एक करके इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। लोकतंत्र के बाद है हमारा गणराज्य, गणराज्य। ये क्रम से लिखे हुए हैं, अगर एक बार पीसीएस में आया था क्वेश्चन की क्रम से लगाइए तो ये सबसे ऊपर और सबसे बाद में ये आता है, क्रम से ऊपर से नीचे ही क्रम है। संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र, गणराज्य। और ये पहले के शब्द नहीं जोड़े गए थे, तभी ये आपसे आ जाए कि संविधान लागू हुआ था तब क्रम से लगाइए। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। और इतना कुछ इसमें संशोधन किया गया था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। किसे? 42वें संविधान संशोधन को। अब आपको नेक्स्ट में डालेगा संप्रभुता। संप्रभुता क्या है उसके बारे में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सेट हो जा रहे हैं। संप्रभुता क्या है, चलिए संप्रभुता क्या है एक एक करके जानेंगे। संप्रभुता का मतलब होता है कि सरकार अपना निर्णय लेने में कितना सक्षम है। ये किस प्रकार की संप्रभुता है हमारे भारत में, तो जानेंगे। इसके 3 टाइप होते थे। संप्रभुता को 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं हम। एक होता है औपचारिक, औपचारिक राज्य, एक होता है अधिराज्य। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन आते हैं सभी, अधिराज्य। और एक होता है संप्रभुता राज्य। औपचारिक राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब यहाँ देश से है। संविधान में जहां राज्य लिखा होगा लगभग अधिकतर, जैसे राज्य आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा दे रखी है, तो वहां राज्य की परिभाषा नहीं दे रखी, वहां देश की परिभाषा दे रखी है। यह राज्य का मतलब देश है, यानी औपचारिक देश किसे कहते हैं? तो याद रखना, शासन विदेशी लोगों के हाथ में हो, के हाथ में हो, इसे बोलते हैं औपचारिक देश। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें आपको एग्जाम्पल, तो 1947 से पूर्व, 1947 से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत कैसा राज्य था? औपचारिक राज्य था, यानी औपचारिक राज्य, औपचारिक देश था। यानी शासन किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में थी, विदेशों के हाथ में थी। अधिराज्य क्या है? अधिराज्य निर्णय राज्य लेता है, निर्णय राज्य देता है, लेकिन अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? अंतिम शक्ति विदेशी में निहित होती है। निर्णय राष्ट्र तो लेता है, लेकिन जो अंतिम शक्ति है वो हमारे पास नहीं होती। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, तब समझ में आएगा। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, आंतरिक सरकार भी बनी थी, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। उससे पहले हमारा जो भारत था वो अधिराज्य था, यानी डोमिनियन स्टेट था। यानी 1947 से 1950 के बीच में, यानी 24 जनवरी 1950 के बीच में, क्योंकि 24 जनवरी को ही, यानी 26 जनवरी को तो संविधान लागू हुआ है, 24 जनवरी को सिग्नेचर करने के बाद राष्ट्रपति बना दिया गया, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद हमारा भारत संप्रभुता राज्य बना, संप्रभुता, ठीक है। अब वो संप्रभुता राज्य क्या होता है? संप्रभुता, इसका मतलब होता है कि भारत पूर्ण रूप से
स्वतंत्र है निर्णय लेने में, यानी 26 जनवरी 1950 से वर्तमान में भारत क्या है, चाहे आंतरिक आक्रमण हो या बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक आपदा हो या बाह्य आपदा हो, सारा निर्णय भारत सरकार लेती है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप या आपका जो बाइडेन आ जाए या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आ जाए, कोई निर्णय नहीं लेगा। सारे निर्णय कौन सी सरकार लेती है, भारत सरकार ही लेती है। इसलिए भारत क्या संप्रभुत्व राज्य है या राष्ट्र है। तो औपचारिक राज्य आप समझ में आ गया क्या है, अधिराज्य समझ में आ गया क्या है, और संप्रभुत्व राज्य समझ में आ गया क्या है। अब आपको बात करते हैं थोड़ा सा समाजवाद के बारे में। तो हमारा भारत संप्रभुत्व राज्य है, यानी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो, संप्रभुत्व के बाद आता है समाजवाद। तो हमारे यहाँ पे कौन सा समाजवाद है ना, हमारे यहाँ पे कौन सा समाजवाद है, तो देखते हैं कैसा समाजवाद हमारे यहाँ पे। समाजवाद अगर समाजवाद को देखा जाए तो इसको भी 3 भागों में बांट के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इसको भी 3 भागों में से पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी समाज, ऐसे लिखें। पूंजीवादी समाज क्या होता है, और समाज क्या होता है, और दूसरा है हमारा मिश्रित समाज क्या होता है। पूंजीवादी का मतलब है, पूंजीवादी का, देखिए समाजवाद का मतलब ऐसे समझो आप, संसाधनों से है, संसाधनों के अधिकार से है, अधिकार से है। कैसे? पूंजीवादी समाज क्या होता है, संसाधनों के अधिकार, यहां समझना, संसाधनों पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा, ये पूंजीवादी समाज होगा, या निजी का होगा। तो प्राइवेट सेक्टर, संसाधनों पर अधिकार प्राइवेट सेक्टर का यानी निजी का होगा, याद रखिए किसका होगा, निजी का होगा। और समाजवाद समाज क्या होता है, इसमें संसाधनों पर अधिकार राज्य का होगा, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, देश का होगा। और अगर हम मिश्रित समाजवाद की बात करें तो यहाँ पर राज्य और निजी क्षेत्र, राज्य और निजी दोनों का अधिकार है। अभी मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझो आप। पूंजीवादी समाज क्या है, जैसे चाइना है, चाइना अधिकतर निजीकरण करने में है, अमेरिका निजीकरण कर चुका है, तो वो पूंजीवादी समाज है। और समाजवाद समाज क्या है, समाजवाद व्यवस्था क्या है, तो ऐसा समाजवाद जहां पर केवल सरकार की ही कंपनियां हो, सरकारी कंपनियां हो, सरकारी सब तंत्र हो, जॉब भी सरकारी हो, सब कुछ सरकारी हो, ऐसा समझो, वो समाजवाद समाज कहलाता है। मिश्रित समाज क्या कहलाता है, जहां पर राज्य और निजी दोनों है। हमारे भारत कैसा है, निजीकरण भी है और सरकारीकरण भी है, यानी हमारा समाज कैसा है, मिश्रित समाज है। और भारत में यही लागू है, भारत में यही लागू है। तो समाजवाद क्या होता है, संसाधनों का अधिकार होता है, कहीं पर राज्य का अधिकार होता है, कहीं पर निजीकरण का अधिकार होता है, कहीं पर दोनों का अधिकार होता है। उसी टाइप से आप क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कर ले जाओगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब आप ऐसे समझिएगा, ये तो हो गया आपका, अगले बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए एक केस आया था, डीएस नकारा केस, समाजवाद पे ही आया था। किसके आया था, समाजवाद पे ही आया था, डीएस नकारा केस क्या है वो, तो उसके बारे में जानिए।
समाजवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, आगे उसी के बारे में चर्चा करनी है, समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद आर्थिक न्याय को अंकित करता है। ये किसको अंकित करता है? आर्थिक न्याय को इंगित करता है या इंगित करता है या परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। और हमारे यहाँ पर समाजवाद है वो लोकतंत्र समाजवाद है, लोकतंत्र समाजवाद है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद है, यही मैंने भी लिखाया था। यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं इसमें। और समाजवाद को क्या है? समाजवाद को दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे समाजवाद का स्वरूप बदलता है या नहीं बदलता है, या इसका तत्व क्या है? तत्व समाजवाद का स्वरूप बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। जैसे आपने देखा होगा 2019 में नागरिकता अधिनियम आया था, तो उसके अंतर्गत समाजवाद का स्वरूप बदला है, बिल्कुल बदला है। यानी हम बोल सकते हैं समाजवाद का स्वरूप सरकार तय करती है। कौन तय करता है? सरकार तय करती है। और अच्छे समझ में आएगा, पहले मैं लिख लूं। और परिवर्तन भी कर सकती है। क्या कर सकती है? परिवर्तन भी कर सकती है। अगर तथ्यों की बात करें तो तथ्यों में हम लिख सकते हैं आर्थिक न्याय प्राप्त करता है, आर्थिक न्याय प्राप्त करता है। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता और आय में समान वितरण और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कल्याण करना, सुरक्षा और कल्याण करना। यानी समाजवाद का तत्व क्या है? और ये तत्वों में एक केस आया था, उसी केस में ये सब सेंटेंस कहा गया है। डीएस नकारा केस, डीएस नकारा केस 1982 में आया है, 1982 में आया है। देखिए समाजवाद का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय को इंगित करता है। यानी समाज में लगभग सभी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको क्या प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी सरकार उनको पैसा मुहैया कराए और उन्हें समान लाने की कोशिश करे। समानता, आय की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई अरबोपति है और कोई किसी को रोटी नहीं मिल रही है तो सरकार इसको देखे। आय यानी आय तो मैंने बता दिया। कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, यानी जो जितने भी कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और उनका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। और आर्थिक न्याय यानी जब भी आपने देखा होगा लोगों को पेंशन मिलता है, जो किसान लोगों ने पैसा भी डाला जा रहा है, तो इसमें समाज बदल रहा है नहीं बदल रहा है? और ये बदलने का यानी परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? सरकार को। सरकार तय करती है इसका। ये डीएस नकारा केस में कहा गया था। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष क्या है। उसके बाद समाजवाद के बाद क्या है? पंथ निरपेक्ष। ओके, पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब साधारण सा है, मैं लिख के ही बता देते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है, और ना कोई धर्म संबंधी और ना कोई धर्म संबंध होगा, धर्म संबंध होगा। और इसकी प्रकृति सकारात्मक
पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब आप इतना सा समझिएगा कि हमारे देश में कोई भी धर्म नहीं है, किसी भी एक धर्म के प्रति हम नहीं जा सकते। सरकार का कहना है, संविधान में ये लिखा है किसी एक धर्म के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि कब जोड़ा गया ये 1976 में ये शब्द जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक धर्म को अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब यहाँ देश से है, देश का कोई भी धर्म नहीं है और ना ही कोई धर्म का कहीं संबंध होगा। और इसकी प्रकृति सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। हमारे यहाँ भाईचारा है वो सकारात्मक है, और अमेरिका में नकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। अमेरिका में नकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। उसके आगे अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ निरपेक्ष के बारे में आपने देखा होगा, धर्म के बारे में बात की गई है और ये मौलिक अधिकारों में भी बात कही गई है धर्म निरपेक्ष के बारे में। कहाँ कही गई है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्म के बारे में बात की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो पंथ निरपेक्ष में इतना ही याद रखना है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ना कोई इसका संबंध धर्म से होता है, इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। अमेरिका के संविधान की नकारात्मक प्रकृति होती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? जनता की भागीदारी, यानी जनता का शासन, हाँ या ना? जनता की भागीदारी। और यही लोकतंत्र पे एक व्यक्ति थे, इसका नाम था अब्राहम लिंकन। ये कौन थे भाई साहब? ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 16वें नंबर के थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने एक सेंटेंस कहा था, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जनता का शासन। यानी अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के द्वारा और जनता के लिए जनता का शासन, यानी टोटल जनता का ही शासन है। प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, प्रस्तावना जब स्टार्ट की जाती है, हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष, ये सभी कहा गया। यानी वहां पे भी हमारे समाज, हमारे व्यक्तियों, हमको महत्वाकांक्षाएं दी गई हैं। और यहाँ अमेरिका में भी यही कहा गया है कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, याद करना। तो अमेरिका में कहा था जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, वो भी हमने अपनाया हुआ है। और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे अप्रत्यक्ष? जैसे भारत का जो राष्ट्रपति तो होता है मेन, उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है या नहीं होता है? होता है। उसको कौन चुनाव दिलवाते हैं, उनको चुनाव कौन कराते हैं? तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता चुनती है, और जनता जिन प्रतिनिधि को चुनती है वही प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। और इसलिए जो लोकतंत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं भारत का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। कैसे? तो जनता द्वारा चुने गए, साफ नहीं दिखता होगा, थोड़ा इंक डाल देते इसमें। चलिए एक सेकंड रुकिए। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का ही, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, इन्होंने दिया था। और यही है जनता की भागीदारी इसमें होती है। जनता सर्वो सर्वा है, ऐसे समझो। चलो आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में हो गया गणराज्य। रिपब्लिक क्या है उसके बारे में जानते हैं।
एक एक करके हेडिंग पढ़ा। रिपब्लिक यानी गणराज्य। गणराज्य क्या है? तो राज्य का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। राज्य का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और आपने सुना होगा भारतीय, क्या बोल सकते हैं इसको, संसदीय, केवल संसदीय गणतंत्र है। भारत में संसदीय गणतंत्र है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र है। यानी यहाँ गणतंत्र है, संसदीय गणतंत्र ये भारत में है। अगर यही बात करें कि गणराज्य ब्रिटेन में भी है, लेकिन ब्रिटेन में कैसा है? राजतंत्र, संसदीय राजतंत्र है। और इसका स्रोत कहाँ से, ली कहाँ से गया, ये शब्द कहाँ से लिया गया है गणराज्य? तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। और मैंने कहा था इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसलिए गणराज्य कैसा है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जाते हैं, तभी वह शासन प्रणाली में बैठ सकता है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं, यहाँ पे वंशानुगत कोई भी शासन नहीं करेगा, वंशानुगत शासन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव कराए जाते हैं ताकि जनता की भागीदारी बनी रहे। यानी लोकतंत्र गणराज्य हमारा, जनता की भागीदारी बनी रहे। तो यही 2-3 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, उसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, बाकी जो उद्देश्य और प्रस्तावना का जो महत्व है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम आपको। टाइम बहुत हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं, तो हमारा उत्साह जो होता है वो थोड़ा लो हो जाता है। अगर आप कमेंट्स करोगे तो फिर मैं और भी उत्साह के साथ आपको वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनेंगी फिर आगे चल के। और ये जो लेवल मैं लेके चल रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको पता लग जाएगा ये लेवल क्या है। अभी तो एक क्लास और है प्रस्तावना पे, यानी 2 क्लास में कंप्लीट हो पाएगी। और ना मैंने इस क्लास में ज़्यादा बातें की हैं, सीधे सीधे टॉपिक किया है मैंने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।